जय जगन्नाथ। रूट लोकस, अभी हम नया न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करेंगे रूट लोकस का। ठीक है, इसके पहले भी मैंने 4 न्यूमेरिकल्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए रूट लोकस के, आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अभी मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग जैसे कि यहाँ पर मैंने कि पुराने वीडियो से मैंने देखा कि काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारा रिक्वेस्ट आ रहा है पोलर प्लॉट के लिए, नेक्विस्ट प्लॉट के लिए, वुड प्लॉट के लिए। तो आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री रहें। मेरी पूरी कोशिश है इस बार, क्योंकि मुझे एक्चुअली में पता नहीं था कितना ज़बरदस्त रिस्पांस आएगा जब मैंने वीडियो अपलोड किया था। उस टाइम भी जब मैंने रूट लोकस का जब मैंने वीडियो अपलोड किया था तो मुझे उम्मीद नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस आएगा वीडियोस पर। तो इसी वजह से मैं उस पर ज़्यादा टाइम दे नहीं पाया, लेकिन अभी मेरी पूरी कोशिश है। मैंने यहाँ पर देखा सारे वीडियोस की सारे रिक्वेस्ट मैंने चेक किए वहाँ पर, तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अगस्त एंड तक, 9 अगस्त एंड तक, तो मिड सितंबर तक कंट्रोल सिस्टम के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सबके एटलीस्ट 7 से 8 न्यूमेरिकल सॉल्व मैं अपलोड कर दूंगा। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये कि अगस्त तक मैं पूरा कंट्रोल सिस्टम का पूरा जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके सारे न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए बिल्कुल भी निश्चिंत रहे। तो अभी तक जितने स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो चुका है उनके लिए तो डिफ़िकल्ट है, जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उनके लिए डेफिनेटली यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट हमेशा चेक करते रहिए, वहाँ पर हमेशा नया अपडेट आता रहेगा। तो आप प्लेलिस्ट कंटिन्यूसली वहाँ पर चेक करते रहिए। नया वीडियोस जब भी आता है तो आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि नया वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो मेरा कोई, मैं ये भी बता दूँ कि मेरा कोई पैटर्न नहीं है कि मैं सुबह अपलोड करूँगा या शाम को अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे व्यू से मतलब नहीं है, कंटेंट पहुँचना चाहिए सही आदमी तक। तो मेरा कोई टाइमिंग नहीं है कि मैं कब वीडियो अपलोड करूँगा। जब वीडियो एडिट होकर कंप्लीट हो जाएगी तब मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। मैं टाइमिंग वगैरह बिल्कुल भी चेक नहीं करता हूँ। ठीक है, और मेरी मर्जी होगी तो मैं 3-4 वीडियो एक साथ भी अपलोड कर सकता हूँ। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं आज वीडियो अपलोड किया फिर कल दूसरी करूँगा फिर तीसरी करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब वीडियो एडिट हो जाएगी कम्प्लीटली तो मैं उसको तुरंत ही अपलोड कर दूंगा, फिर टाइम चाहे कुछ भी हो। इसीलिए मैंने कहा कि आप नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए ताकि आपको पता चल जाए कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, नया वीडियो आ चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं रूट लोकस। तो रूट लोकस का ये 5th न्यूमेरिकल है, ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है क्योंकि इसमें भी कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एडिशनल यहाँ पर कैलकुलेशन हमें करनी है इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल में। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है हमारे पास, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास गिवन है, जीएस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है। अब 3 चीज़ें हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज़ तो ये है, स्केच द रूट लोकस फॉर 0 to infinity, यानी कि k की रेंज में, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k वी हैव टू ड्रॉ द रूट लोकस, यानी कि हमें रूट लोकस ड्रॉ करना है। जब भी आपको k की वैल्यू अगर नेगेटिव करके दिया हुआ है, यानी कि अगर हमको ये कैलकुलेट करना हुआ, ये हमको प्लॉट करना हुआ कि ड्रॉ द रूट लोकस फॉर 0 to -infinity, जिसमें k की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रूट लोकस, CRL बोलते हैं। ठीक है, उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा अलग होता है, फॉर्मूले थोड़े बहुत डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पर हमको सिंपल रूट लोकस ही हमको ड्रॉ करना है, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ठीक है, पहली चीज़ हो गई ये, तो हमको इसका हमको प्रोसेस हमको अच्छे से पता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है, एट व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल। एट व्हाट वैल्यूज ऑफ k, हम ये तो बता सकते हैं रूट लोकस जब हम यहाँ पर प्लॉट करेंगे एस प्लेन में, तो हम ये तो बता सकते हैं कि सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, प्लॉट देख के हम बता सकते हैं। लेकिन किस पर्टिकुलर वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल होगा, उसके लिए हमको यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, RH की। इसका मतलब ये क्वेश्चन सिर्फ रूट लोकस से सॉल्व नहीं होगा, हमें यहाँ पर RH क्राइटेरिया की भी हेल्प लेनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने RH क्राइटेरिया के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से मैंने पहले उसको सॉल्व करा के अपलोड कर दिया है, जो भी यूजफुल है। ठीक है, तो इसीलिए RH की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करेंगे, k की उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जिसमें सिस्टम क्या है, अनस्टेबल हो रहा है। तीसरा क्वेश्चन, एट दिस पॉइंट ऑफ इंस्टेबिलिटी डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम। अगेन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि किस पर्टिकुलर वैल्यू पर, यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम इनस्टेबल हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन का मतलब है कि मार्जिनल स्टेबल, यानी कि जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिस्टम मार्जिनल स्टेबल की तरह बिहेव कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी है उसकी। यानी कि अल्टीमेटली इसका कहने का मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पर प्लॉट बनेगा, जब भी यहाँ पर रूट लोकस बनेगा, तो डेफिनेटली जो रूट लोकस है वो j ओमेगा, यानी कि इमेजिनरी एक्सिस को कट करता हुआ राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो जब राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो इमेजिनरी एक्सिस पर किस पॉइंट पर वो कट करेगा, वही तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसी फ्रीक्वेंसी को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। और ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हम रूट लोकस से हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पर हम कौन से पर्टिकुलर पॉइंट से वो कट करके इंटरसेक्ट करके और राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना पड़ेगा, RH क्राइटेरिया की हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमको क्या यूज़ करना है, RH
क्राइटेरिया। तो ये तो हम रूट लोकस से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर आर एच की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर भी आर एच की हेल्प से हम निकाल सकते हैं ईजिली कि हमको क्या क्या करना है। तो तीनों हमको निकालना है जो कि हम निकाल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास दिया हुआ, हम क्या कर लें यहाँ पर पोल्स एंड जीरोस हम यहाँ पर निकाल लेते हैं और प्रोसीड करते हैं कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या क्या है। यानी कि जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन से मैंने बताया है कि सबसे पहले रूट लोकस के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना है कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या निकालना पड़ेगा, ये सबसे पहले आपको डिफाइन कर लेना है। उससे आपको क्या होगा कि आपको क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपको क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करना है। पोल्स और जीरोस की वैल्यूज निकाल लेनी है। क्वेश्चन में सीधा सीधा न्यूमरेटर की जो वैल्यूज है वो क्या होती हैं, जीरोस, डिनोमिनेटर की वैल्यूज क्या होती हैं, पोल्स। जीरोस दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, निल, नो जीरोस। पोल्स हैं क्या, बिल्कुल है। कितने हैं, मैक्सिमम ऑर्डर कितनी इस डिनोमिनेटर की, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, यानी कि टोटल हमारे पास कितने पोल्स हैं, 4 पोल्स है हमारे पास। इनकी वैल्यूज क्या है, पहला वाले वैल्यू देखो s, यानी कि 0 ओरिजिन पर है, s+2 इक्वेट करेंगे 0 से, क्या आएगा यहाँ पर -2। दूसरा पोल हमारे पास क्या है, -2। तीसरा और चौथा पोल क्या है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। डायरेक्टली यहाँ पर ब्रेक नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, श्रीधराचार्य की हेल्प ले लेते हैं। तो श्रीधराचार्य की जब आप हेल्प लेंगे तो क्या आएगा, s² प्लस -6 प्लस माइनस, ये आपका माइनस जब होगा तो आएगा, अंदर आएगा आपका -64। -64 का अंडर रूट कितना होगा आपका 8, लेकिन अंदर माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा भी आएगा। तो ये हो जाएगा आपका J8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, जे कैसे आया समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अंडर रूट में -1 है, अंडर रूट -1 का मतलब क्या होता है, आयोटा, इमेजिनरी। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा, 2 से डिवाइड जब आप करोगे तो -3 प्लस -4J। तो अल्टीमेटली आपके पास पोल्स की वैल्यूज कितनी आई, ये -3 प्लस -4J। ठीक है, 4 पोल आ गए आपके पास, पोल्स 0, -2, -3 प्लस 4J, -3 -4J, 4 पोल्स आ गए। 0 से हमारे पास है क्या, नहीं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जितने भी हमारे पास पोल्स हैं उनको क्या करें, चुपचाप प्लॉट कर लेते हैं एस प्लेन में। ठीक है, तो प्लॉट कर लेते हैं एक्सिस पर। पहला पोल हमारा कहाँ पर आ गया, ओरिजिन पर, s = 0, यहाँ 1 -2, ये आपका आ गया -2। उसके बाद 1 2 3 4 -5 ऐसे करके बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा जो मेरा पोल था कौन सा था, -3 प्लस 4J, यानी कि इमेजिनरी पोल था हमारे पास एस प्लेन में जो किया आएगा। तो यहाँ पर अगर हम -3 अगर ले लें, 1 2 3 -3 प्लस 4J, यानी कि प्लस 4J इमेजिनरी पर 4 ऊपर, 1 2 3 4। ठीक है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, -3 प्लस 4J। और चौथा जो हमारे पास पोल होगा कौन सा होगा, डाउनवर्ड साइड, जस्ट इसका मिरर, -3 -4J। करेक्ट, तो हमारे पास ये 4 पोल्स हमारे पास आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमको ये चेक करना है। पहला हमने क्या किया, जो हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से जितने भी पोल्स एंड जीरोस है उसको एक्सट्रैक्ट किया, उसकी वैल्यूज दिया है अगर इजीली तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो श्रीधराचार्य वगैरह जो भी अप्लाई करके आपको करना है, कैलकुलेटर अप्लाई करके आप उसको वैल्यू सब निकाल लो। वैल्यूज निकालने के बाद जो भी पोल्स एंड जीरोस की वैल्यू है उसको सीधा चुपचाप यहाँ पर क्या करना है, एस प्लेन में वहाँ पर ड्रॉ कर दो, उसको इंडिकेट कर दो। जो भी जितने भी एक्सिस पर है, चाहे रियल एक्सिस पर, इमेजिनरी एक्सिस पर या एस प्लेन में, सारे पोल्स एंड जीरोस को वहाँ पर इंडिकेट कर दो एस प्लेन में। इंडिकेट करने के बाद हमको चेक क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप कि हमको यहाँ पर चेक करना है कि कहाँ पर रूट लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। एक चीज़ मैंने और बताई है, अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो अगर आप रूट लोकस का आप देखोगे तो मैंने ये भी बताया है वहाँ पर कि कोई भी क्वेश्चन जब भी रूट लोकस का होता है तो उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम अगर कोई क्वेश्चन अगर रूट लोकस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम वहाँ पर 3-4 प्रॉपर्टीज़ में भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दिमाग में ये गलतफहमी निकाल दीजिए कि आपका जो रूट लोकस का क्वेश्चन है उसमें सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा, जो भी 10-11 प्रॉपर्टीज़ है सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। क्वेश्चन कम प्रॉपर्टीज़ में भी सॉल्व हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा रूट लोकस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो कैसे करते थे, कन्वेंशन क्या है कि जितने भी पोल्स एंड जीरोस हैं, जो सबसे राइट मोस्ट पोल या जीरो है वहाँ से चलना स्टार्ट करें। सबसे राइट मोस्ट पोल कौन सा है, ये वाला। इस पोल के जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड पर आओ, ठीक है, तो आपको फिर उस साइड देखना है और चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस पूरे इस प्लेन में हैं। तो इसकी जैसे ही आप इस साइड आओगे तो आप जब इस साइड जब आप देखोगे तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस कितने दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ एक, वो है ए।
इसका मतलब ऑड। तो जब भी ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस एग्जिस्ट करेंगे पोल के राइट हैंड, पोल या जीरो के राइट हैंड साइड, तो उसका मतलब वहाँ पर लोकस एग्जिस्ट कर रहा है उसके राइट हैंड साइड में। तो यहाँ पर आपको आप देख सकते हो कि इसके जब इस साइड जब हम यहाँ पर आए, इस पोल के जैसे ही इस साइड आए, इस साइड हमने देखा तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस कितने दिख रहे हैं? 1 1 मतलब ऑड। ऑड का मतलब है इसके इस साइड लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। तो लोकस जब एग्जिस्ट कर रहा है तो इसको ड्रॉ कर दो आप। तो जब लोकस एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या करेंगे? लोकस ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। और वो लोकस कब तक चलेगा? जब तक उसको कोई पोल या जीरो या नहीं मिल जाता। अगर नहीं मिलता है तो वो इन्फिनिटी पर जाके एंड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक पोल मिल गया, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया लोकस, हमारे पास पोल मिल गया। इसका मतलब यहाँ भी एक लोकस एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो हमारा लोकस है रूट लोकस वो कहाँ से स्टार्ट होता है? पोल से स्टार्ट होता है और टर्मिनेट कहाँ पर होता है? इन्फिनिटी पर। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका एंड पॉइंट। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर इस केस में क्या हो रहा है कि पोल से ही स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इस पोल से स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ अब। पोल से स्टार्ट हो रहा है, पोल से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ भी पोल है तो यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। अब यहीं पर क्या होगा? अभी मैंने बताया कि जो लोकस है पोल से स्टार्ट हो रहा है, जीरो पर एंड हो रहा है। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही पोल है, यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर से भी स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दो लोकस एग्जिस्ट कर रहा है। एक लोकस जो हमारा कौन सा है? -2 पोल वाला, और दूसरा लोकस हमारा कौन सा है? ओरिजिन पर जो है उसका। तो दो पोल जब यहाँ पर हैं, दो लोकस है जब यहाँ पर, तो इसका मतलब है दोनों लोकस जब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आके मिलेंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि यहाँ पर हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट, पहली नेसेसरी चीज जो कि हमको कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में वो हमको मिल गई। वो क्या है? हमको ब्रेक अवे पॉइंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में 0 और -2 के बीच में एक ब्रेक अवे पॉइंट होगा, जो कि हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों जरूरी है ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना? क्योंकि उससे हमको ये पता चलेगा कि किस पर्टिकुलर पॉइंट से ये दोनों लोकस क्या होंगे? बाइफरकेट होकर एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। क्योंकि हमें नहीं पता है कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम उसको ड्रॉ करेंगे, तो उस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रेक अवे पॉइंट हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तुमने देख लिया। अब आगे बढ़े, जैसे ही -2 के जैसे ही इस साइड हम यहाँ पर खड़े होंगे, जब हम इस साइड हम चेक करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोस कितने दिखाई दे रहे हैं इसके इस साइड खड़े होकर? 2। 2 का मतलब क्या है? इवन। इसका मतलब इधर लोकस एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हमको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। रूट लोकस कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है? इन दोनों पर डेफिनेटली एग्जिस्ट कर रहा है। चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चेक करने की जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स पोल है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स पोल। तो डेफिनेटली यहाँ से एक लोकस निकलेगा। बस उसकी श्योरिटी हमको ये नहीं पता है कि यहाँ पर लोकस जो है कितने एंगल से डिपार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी कितनी है? 360 डिग्री है। इसीलिए हमको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिपार्चर। जब भी आपको कॉम्प्लेक्स पोल या कॉम्प्लेक्स जीरो मिले तो आपको हमेशा याद रखना है कि वहाँ पर आपको एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल में डिफरेंस क्या है? पोल जब भी होगा तो हमको निकालना पड़ेगा एंगल ऑफ डिपार्चर। क्यों? क्योंकि वहां से जो लोकस है वो डिपार्ट होता है, वहां से स्टार्ट होता है, इसीलिए एंगल ऑफ डिपार्चर। यहीं अगर 0 होता मेरा तो मुझे क्या निकालना पड़ता है? एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि वहां पर लोकस अराइव होता। तो यहाँ पर पोल्स है तो हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एंगल ऑफ डिपार्चर भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स पोल है। तीसरा क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? ठीक है, 2 चीज़ हमारे पास मिल गई, ब्रेक अवे पॉइंट, एंगल ऑफ डिपार्चर। तीसरी चीज़ हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि लोकस का जो बिहेवियर होगा, जितने 4 हमारे पास लोकस होंगे, 1 2 3 4, इन 4 लोकस का बिहेवियर कैसा होगा? बिहेवियर का मतलब क्या है कि किस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है वो इन्फाइनाइट पर जाएगा, ठीक है। इन्फाइनाइट, अच्छा इन्फाइनाइट से याद आया कि यहाँ पर हमारे पास हमारे पास जो 0 से कितने? निल, एक भी नहीं है। पोल्स हमारे पास कितने? 4। तो पोल जब हमारे पास 4 हैं तो ये चारों पोल अपना लोकस कहाँ पर जाके कंप्लीट करेगा? इन्फिनिटी पर। क्यों? क्योंकि सारे जीरोस कहाँ पर लोकेटेड है? इनफाइनाइट पर लोकेटेड है। इसीलिए अपना सारा लोकस ये क्या करेगा? अपना इनफाइनाइट पर कंप्लीट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज कौन सी कैलकुलेट करनी है? तीसरी चीज हमको ये कैलकुलेट करनी है कि जो लोकस का बिहेवियर है। तो लोकस का बिहेवियर कैसे चेक करते हैं? एंगल ऑफ एसिम्प्टोट से। तो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स भी हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। अब एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकाल तो लेंगे, लेकिन उसको ड्रॉ कहाँ पर करेंगे? सेंट्रॉइड पर। तो सेंट्रॉइड भी हमको निकालना पड़ेगा। सेंट्रॉइड या फिर इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्प्टोट्स। नेक्स्ट, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या कैलकुलेट करनी है? क्वेश्चन जब मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि 3 क्वेश्चन वहाँ पर लिखे हुए थे। उस 3 क्वेश्चन में हमें ये भी कैलकुलेट करना था कि जो सिस्टम है वो किस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर ऑसिलेट करेगा,
ठीक है, और किस पर्टिकुलर के की वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल होगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से इन दोनों से जो लोकस निकलेगा, इन दोनों से जो लोकस निकलेगा डेफिनेटली वो लोकस या तो इन दोनों का लोकस या तो इन दोनों में से कोई लोकस डेफिनेटली इमेजिनरी एक्सिस को कट करता हुआ जाएगा। या तो हो सकता है कि इसका लोकस हो इस तरीके से घूम के इस साइड कट करता हुआ जाए, या फिर इन दोनों का जो लोकस है वो यहाँ से निकल के यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस को कट करता हुआ जाए, तभी जाके पॉसिबल है कि वो सिस्टम सस्टेन्ड ऑसिलेशन वहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बिहेव करेगा। क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस पे जैसे ही रूट लोकस आएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम कैसा बिहेव करेगा, मार्जिनल स्टेबल, यानी कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन वहाँ पर होगा उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए हमको आरएस क्राइटेरिया यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि हमको इंटरसेक्शन विद जे ओमेगा भी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पांचवी चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इंटरसेक्शन विथ जे ओमेगा एक्सिस, और ये निकलेगा कैसे, आर एच, करेक्ट। यानी कि जो लास्ट वाला मैंने लिखा हुआ है फिफ्थ वाला, इस क्वेश्चन में जो सेकंड और थर्ड क्वेश्चन था उन दोनों का सोल्यूशन हमको इसी से मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया था, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया था, हमारे पास एस प्लेन भी आ गया, हमने उसको प्लॉट भी कर लिया। हमको ये भी पता चल गया कि हमको क्वेश्चन में हमको निकालना क्या क्या, कैलकुलेट क्या क्या करना है। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले बढ़ते हैं, जो सबसे सिंपलेस्ट है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास क्या है, सबसे सिंपलेस्ट हमारे पास सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ जीरोस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ जीरोस। तो कितना आ जाएगा आपका, समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स। तो रियल पार्ट्स ऑफ पोल्स हमारे कितने थे यहाँ पर, पोल मैंने हटा दिया यार। समेशन ऑफ रियल पार्ट्स ऑफ पोल कितने थे, 0 था, -2 था, माइनस यहाँ पर क्या रहा था -3 प्लस -4j, यानी कि -3 -3 माइनस जीरोस हमारे पास नहीं थे एक भी, 0। टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने थे, 4। टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने थे, 0। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 3 3 6 2 8, 8/4 यानी कि -2। तो सेंट्रॉइड कितना आ गया, -2। यानी कि जो सेंट्रॉइड है एक्चुअली में है क्या, यहीं पर है। जो हमारा पोल है यहीं पर हमारा क्या है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड निकल गया। सेंट्रॉइड की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, क्योंकि सेंट्रॉइड पर हम ये क्या करते हैं, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हमको ये मिल गया, यानी कि हमारा ये कैलकुलेट हो गया सेंट्रॉइड। नेक्स्ट अब सिंपलेस्ट पे आते हैं, कौन सा है हमारा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2k + 1 × 180 डिवाइड बाय p - z। k क्या वेरिएबल है, p क्या है नंबर ऑफ पोल्स, z क्या है नंबर ऑफ जीरोस। तो 1 बाय 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। एट k = 0, थीटा 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, जब k = 0 होगा तो क्या हो जाएगा ये 180 डिवाइड बाय p - z यानी कि 4, क्योंकि 4 है, जीरोस कितने 0, तो 4 - 0 यानी कि 0। तो ये कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। k = 1 पर कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा 2 = k = जब 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 1 1 3 3 × 180 डिवाइड बाय 4, तो हो जाएगा आपका 135 डिग्री। k = 2 पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हो जाएगा, जब k = 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5 225 डिग्री, ठीक। k = 3 पर जब कैलकुलेट करेंगे तो थीटा 4 आपका आ जाएगा। k = जब 3 रखोगे तो आप आ जाएगा 7 × 180 डिवाइड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका 315 डिग्री। k = जब 4 पे कैलकुलेट करोगे तो हमको 4 पे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई, ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब जैसे ही आप k = 4 रखोगे तो आपके पास वापस से रिपीट होकर यही एंगल आ जाएगा आपके पास। इसका मतलब 360 के बाद जैसे ही वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी वहाँ पर हमको फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट एंगल हमारा कौन सा है, 315, यानी कि 4 हमारे पास एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स है, 45 135 225 315 डिग्री, करेक्ट। अब इन चारों एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। किस पॉइंट पर, जहाँ पर हमने सेंट्रॉइड कैलकुलेट किया वहाँ पर। सेंट्रॉइड हमारा कहाँ पर था, -2 पर। -2 पर ये सारे एंगल्स हम क्या कर लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। चारों एंगल्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4। थीटा 1 45 डिग्री, थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4, मैंने नॉमिनेट कर दिया ताकि कन्फ्यूजन
ना हो। चारों एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए, हमने सेंट्रॉइड भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि हमने ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है नेक्स्ट, जो हमारे लिए रेलेवेंट है, ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। ब्रेक अवे पॉइंट अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि इन दोनों से जो लोकस निकल रहा है किस पॉइंट से निकल रहा है। फॉलो किसको करेगा, ऑब्वियसली फॉलो करेगा θ1 को और θ4 को, यानी कि 45 डिग्री और 315 डिग्री को फॉलो करके वो इन्फिनिटी पर चला जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते हैं ब्रेक अवे। ठीक है, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपल हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, dk/ds = 0। ये हमको याद रखना है। तो k का हमको फंक्शन निकालना है, k का फंक्शन जैसे निकालेंगे उसको s के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके इक्वेट करेंगे 0 से, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल इक्वेशन आएगी। पॉलिनोमियल इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे तो s की मल्टीपल वैल्यूज आएंगी। उस s की मल्टीपल वैल्यूज में से हमें एक वैल्यू हमको पिक करनी है, वही होगा हमारा ब्रेक अवे पॉइंट। कैसे पता करेंगे कि वही वैल्यू है, तो हमको चेक कर लेना है कि जो s की वैल्यूज आएंगी उसमें से 0 और -2 के बीच में कौन सी वैल्यू है, वही होगी हमारी ब्रेक अवे पॉइंट। तो k का फंक्शन निकाले, तो k का फंक्शन कैसे निकालेंगे, 1 + GS HS यूनिटी फीडबैक है तो HS यहाँ पर बन जाएगा 0। तो 1 + GS हमारा कितना ये दिया हुआ है, K / S + 2 S² + 6S + 25 = 0। यहाँ पर जब आप LCM लेके इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, प्लस K = 0। तो K का फंक्शन आपके पास निकल जाएगा, तो K = आपका क्या आ जाएगा, माइनस ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, उस साइड जब जाएगा आएगा -s⁴ + 8s³ + 37s² + 50s। अब इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट आप करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, के इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है s के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास आ जाएगा इस पूरे फंक्शन को, तो ये हो जाएगा आपका 4s³ माइनस आपका उस साइड चला जाएगा 0 के, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4s³ + 24s² + तो इसको जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में फीड करके, या मैंने जो मैकेनिज्म बताया है इसका मैंने वीडियो में अपलोड किया हुआ है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को सीधा आप इसको कैलकुलेटर में फीड कर दो, थर्ड पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो यहाँ पर आपके पास s की 3 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 वैल्यूज आई। अब इन 3 वैल्यूज में से हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट कौन सा है, तो सीधा पता चल जाएगा। ब्रेक अवे पॉइंट अभी जस्ट मैंने बताया कि ब्रेक अवे पॉइंट हमारा 0 और -2 के बीच में है। तो 0 और -2 के बीच में इसमें से कौन सी वैल्यूज है, सिर्फ एक ही वैल्यू है, कौन सी, वो S3, यानी कि जो -0.89 है वो हमारा क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट है, -0.89। तो -0.89 का मतलब इधर कहीं आसपास होगा, 2 के नज़दीक, -0.89, ये हमारा क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट। तो हमारे पास ब्रेक अवे पॉइंट भी निकल गया, ब्रेक अवे पॉइंट निकल गया। ठीक है, तो 0 और -2 के बीच में हमारा -0.89 आ गया। एक लोकस ऊपर चला जाएगा, एक लोकस नीचे चला जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि यहाँ से जो लोकस निकलेगा ऊपर की तरफ, यहाँ से जो लोकस नीचे की तरफ जाएगा, ये लोकस जो ऊपर जाएगा तो इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पर कट करता हुआ जाएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है। तो अब हम इसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए क्या कर लें कि इंटरसेक्शन विथ j ω एक्सिस हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, RH क्राइटेरिया की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो RH क्राइटेरिया की जब हेल्प हमको लेनी पड़ेगी तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे पास ये इक्वेशन बनी हुई है, ये वाली, हम इसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको क्या करना होता है, RH क्राइटेरिया में हमको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए रहती है। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है। तो अब इसी इक्वेशन को हम यूज़ करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हमको क्या कैलकुलेट करना था, 5th इंटरसेक्शन विद j ω एक्सिस, यानी कि यहाँ से जो दोनों लोकस निकलेगा, एक ऊपर एक नीचे, ये इमेजिनरी एक्सिस को किस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करेगा, हमें ये कैलकुलेट करना है। तो कर लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसके जस्ट पहले हमने कैलकुलेट भी किया था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के बाद, चूंकि हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पर, RH क्राइटेरिया, तो RH क्राइटेरिया में क्या करते हैं, हम यहाँ पर राउथ टेबल प्रिपेयर करते हैं। तो राउथ टेबल बना लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे, S⁴ 3 2 1 0, हमने टेबल बना लिया यहाँ पर S⁴, यानी कि इवन वाली जितनी भी कोएफिशिएंट्स हैं, 137K 137K, ऑड वाली कोएफिशिएंट्स 850, करेक्ट। इसके नीचे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करते हैं, 8 × 37 -50 × 1 / 8। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 30.75, इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पर जो वैल्यू है 30.75। उसके बाद ये k आपका यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है,
0 नील, तो के आपने डायरेक्टली यहाँ पर कॉपी कर लिया। s के पावर 1 के सामने की वैल्यू सॉल्व किया तो आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ गया, ये, और ये k यहाँ पर इसके नेक्स्ट वाला एलिमेंट क्या है 0, तो ये k आपका डायरेक्टली कॉपी होकर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये टेबल आ गई आपके पास। अब टेबल तो आ गई आपके पास, लेकिन अब बात ये है कि हमको कैलकुलेट क्या करना था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमको कैलकुलेट ये करना था कि इमेजिनरी एक्सिस पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो रूट लोकस से कट करके राइट हैंड की साइड की तरफ जाएगा वहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी। फ्रीक्वेंसी का मतलब मार्जिनल स्टेबल। सिस्टम मार्जिनल स्टेबल कब होता है, जब भी मैंने बताया है कि राउथ टेबल में आप पुराने न्यूमेरिकल्स आप प्रेफर कर सकते हैं क्वेश्चंस, जब भी मैंने बताया है कि जब भी फर्स्ट कॉलम में जब भी वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, तो उसका मतलब स्टेबल। सारी वैल्यूज में से एक भी वैल्यू अगर नेगेटिव तो इसका मतलब अनस्टेबल। वैल्यू अगर 0 होती है तो इसका मतलब होता है मार्जिनल स्टेबल, यानी कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन की तरफ बिहेव करेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्योंकि ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यहाँ पर के वेरिएबल, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फोर्सफुली इस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या करते हैं 0। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल की तरफ बिहेव करेगा। तो इसको जब 0 करोगे तो आपके पास आ जाएगा। तो इसको जो हमने क्या किया, 0 से इक्वेट किया, 0 से जब हमने इक्वेट किया तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई 192.18। इसका मतलब ये है कि जब k की वैल्यू जब 192.18 होगी तब ये जाके हमारी वैल्यू क्या होगी 0, और जब वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब क्या है, सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, मार्जिनल स्टेबल की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि वहाँ पर जो पर्टिकुलर लोकस हमारा इमेजिनरी एक्सिस वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमारे पास k की वैल्यू तो निकल गई। अब क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ था कि k की किस पर्टिकुलर वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल की तरफ बिहेव करेगा। ठीक, वैल्यू कितनी आई 192.18। ये 192.18 है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि k की वैल्यू जब 192.18 होगी तब जाके वैल्यू क्या होगी 0, और 0 का मतलब भी क्या होता है, सिस्टम मार्जिनल स्टेबल की तरफ बिहेव करेगा। इसका मतलब k इज इक्वल टू 0 हो जाए या k इज इक्वल टू 192.18 हो जाए तो सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, मार्जिनल स्टेबल की तरफ बिहेव करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं। इसी क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ था कि k की किस पर्टिकुलर वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल की तरफ बिहेव करेगा। तो अनस्टेबल की तरफ बिहेव कब करेगा, जब k की वैल्यू 0 से कम होगी, यानी कि k इज लेसर देन 0, और दूसरी कंडीशन कि k की वैल्यू जब इतनी है तब ये वैल्यू होगी 0, ग्रेटर देन 192.18 होगी तब जाके वैल्यू क्या होगी नेगेटिव, क्योंकि -8k है। 8 की k की वैल्यू जब इससे जब ज़्यादा होगी तब जाके वैल्यू क्या होगी ओवरऑल नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है अनस्टेबल, यानी कि k की वैल्यू जब ग्रेटर देन 192.18 होगी तब जाके सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहीं पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि k की किस पर्टिकुलर वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो ये दोनों पर्टिकुलर कंडीशंस हैं। अब दूसरा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, पहला अभी इनकम्प्लीट है। अब तीसरा क्वेश्चन जो था कि उसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी थी कि इमेजिनरी एक्सिस पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर रूट लोकस हमारा कट कर रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, सस्टेन्ड ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जस्ट ऊपर वाली रो से हमको क्या करना पड़ेगा, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन जैसे ही हम फॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ से जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप फॉर्म करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 30.75, मैं यहीं पर कैलकुलेट कर दे रहा हूँ 30.75 एस स्क्वायर प्लस के की वैल्यू इतनी हमको यहाँ पर पुट करनी है तभी जाके सिस्टम मार्जिनल स्टेबल बिहेव करेगा 0। तो इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से जब आप s की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो s इज इक्वल टू कितना है +- j 2.5। तो इसको स्टैंडर्ड से अगर कंपेयर करेंगे हम तो s इज इक्वल टू क्या होता है +- j ओमेगा। तो ये आपका क्या है ओमेगा, तो यही आपका क्या है फ्रीक्वेंसी 2.5 रेड पर सेकेंड। तो जो तीसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन तो रूट लोकस ड्रॉ करना था जो कि हम कर रहे हैं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सेकंड क्वेश्चन क्या था कि k की किस पर्टिकुलर वैल्यू पर सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया व्हेन द k विल बी लेसर देन 0 और k विल बी ग्रेटर देन 192.18 तो सिस्टम होगा अनस्टेबल। तीसरा क्वेश्चन क्या था कि वहाँ पर किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर सिस्टम सस्टेन्ड ऑसिलेशन की तरफ बिहेव करेगा। ठीक है, तो k की जब वैल्यू 192.18 होगी तो सिस्टम सस्टेन्ड ऑसिलेशन की तरफ मार्जिनल स्टेबल की तरफ बिहेव करेगा, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा इज इक्वल टू 2.5 रेडियन पर सेकंड। ये दोनों ही क्वेश्चन हमने किसकी हेल्प से सॉल्व किया है, हमने RH क्राइटेरिया की हेल्प से सॉल्व किया है। तो 2.5 रेडियन पर सेकंड पर हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल की तरफ बिहेव करेगा, यानी कि रेडियन पर सेकंड, करेक्ट, j ओमेगा। सेम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इधर भी होगी क्योंकि यहाँ पर क्या है +- j 2.5 होगा, यानी +2.5 ऊपर -2.5 नीचे। तो यहाँ पर अब यहाँ से देखते हैं तो जो 0 है -2 है, इन दोनों का लोकस डिपार्ट हुआ। ठीक है, डिपार्ट होने के बाद फिर कहाँ पर आएगा ब्रेक अवे पॉइंट पर। ब्रेक अवे पॉइंट कितना है -0.89 जो कि यहाँ पर है।
इस -0.89 से एक लोकस ऊपर की तरफ जाएगा, एक लोकस नीचे की तरफ जाएगा। पहला जो ऊपर वाला लोकस है वो 45 डिग्री को फॉलो करता हुआ इमेजिनरी एक्सिस पर 2.5 को कट करते हुए चला जाएगा इन्फिनिटी पर। नीचे वाला जो लोकस है वो 315 डिग्री को फॉलो करता हुआ -2.5 रेडियन पर सेकंड को पॉइंट को कट करते हुए चला जाएगा इन्फिनिटी पर। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो -2 का लोकस है और 0 का लोकस है दोनों यहाँ से एमिनेट हुए और ब्रेक हुए पॉइंट पर -0.89 पर यहाँ पर कोलाइड हुए। कोलाइड होने के बाद एक लोकस ऊपर की तरफ चला गया जो 45 डिग्री को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी पर चला गया, और यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर क्या है इसका, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर फ्रिक्वेंसी कितनी 2.5 रेडियन पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर सिस्टम क्या है सस्टेन्ड ऑसिलेशन की तरह बिहेव कर रहा है, और इसके बाद जो वैल्यू ग्रेटर है यहाँ पर सिस्टम अनस्टेबल की तरफ बिहेव कर रहा है। करेक्ट। उसी तरीके से डाउनवर्ड साइड में जो हमारी रूट लोकस आ रही है वो 315 डिग्री को फॉलो करता हुआ यहाँ पर -2.5 रेडियन पर सेकंड को कट करते हुए चला जा रहा है इनफाइनाइट। 0 और -2 वाला वो तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी मेन लोकस हमारा बचा हुआ है कौन सा, कॉम्प्लेक्स पोल वाला। तो इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमने 4 चीज़ें कैलकुलेट कर ली है, 1 2 3 4, हमारा रह गया यहाँ पर सिर्फ एंगल ऑफ डिपार्चर। तो जैसे ही हम एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे तो हमको इन दोनों का भी पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर एंगल से लोकस डिपार्ट होगा और इस पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करता हुआ इन्फिनिटी पर चला जाएगा। तो हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, एंगल ऑफ डिपार्चर। क्यों कैलकुलेट करना था, क्योंकि हमको ये नहीं पता चल रहा था कि इस पर्टिकुलर पोल से जो लोकस है वो कितने एंगल से डिपार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबिलिटी पूरी 360 डिग्री पॉसिबिलिटी की किस पर्टिकुलर एंगल से डिपार्ट होगा। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिपार्चर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि हमको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी सी हमको ज्योमेट्री यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ेगी। ज्योमेट्री मतलब सिंपल, जो भी हमारे पास पोल्स एंड जीरोस की जो भी इंफॉर्मेशन है एस प्लेन में, पूरे एस प्लेन का एक ज्योमेट्रिकल यहाँ पर डायग्राम हमको यहाँ पर ड्रॉ कर लेना है। 4 पोल थे हमारे पास। पहला पोल हमारे पास कौन था, ये -3 + 4j, और दूसरा हमारे पास पोल कौन सा था, -3 - j -2, और चौथा पोल हमारे पास कौन सा, 0। अब हम कैलकुलेट किसके लिए कर रहे हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स पोल के लिए। तो एक चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी एंगल ऑफ डिपार्चर या एंगल ऑफ अराइवल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो एक पोल के लिए आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको दूसरे वाली पोल के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर वाले का जैसे ही आप कैलकुलेट कर लेंगे तो दूसरी जो वैल्यू आएगी ऑटोमेटिकली उसका मिरर वैल्यू होगा, यानी कि ऊपर वाला अगर प्लस आ रहा है तो नीचे वाला माइनस होगा, ऊपर वाला माइनस आ रहा है तो नीचे वाला क्या होगा, प्लस। तो दूसरा वाला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, आप सीधे सीधे वहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं, एग्जाम में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यूज है हमने सारी यहाँ पर लिख ली है। अब कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारे पास ये है कि φd = 180 + φ, और जो फाई हमारे पास वो क्या है, फाई इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल एंगल ड्यू टू जीरोस माइनस समेशन ऑफ ऑल एंगल ड्यू टू पोल्स। अब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमको अब क्या कैलकुलेट करना है, ऑल एंगल ड्यू टू जीरोस माइनस ऑल एंगल ड्यू टू पोल्स, और यहाँ पर पुट कर देना तो हमारे पास एंगल ऑफ डिपार्चर हमारा कैलकुलेट होके निकल जाएगा। अब बात यह है कि ऑल एंगल ड्यू टू जीरोस का मतलब क्या है, ऑल एंगल ड्यू टू जीरोस का मतलब कि जिस पर्टिकुलर पोल पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं एंगल ऑफ डिपार्चर, उस पर्टिकुलर पोल पर हमको चेक करना है, इस पर्टिकुलर पोल पर हमको चेक करना है कि इस पोल पर इसके अलावा जितने भी पूरे एस प्लेन में पोल्स एंड जीरोस हैं उसके कारण उस पर कितना एंगल बन रहा है। तो इसके अलावा कौन से कितने हमारे पास पोल्स हैं, जीरोस हैं 3, एक ये, एक ये, एक ये। तो इन तीनों से जितना एंगल बन रहा है उनका समेशन, क्योंकि जीरोस नहीं है हमारे पास तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में जीरोस हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे जीरो लिख सकते हैं। पोल्स हमारे पास 3 है तो इसमें हमारे पास 3 कंपोनेंट्स होंगे, एक इसके कारण एंगल, एक इसके कारण एंगल और एक इसके कारण एंगल। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो एंगल है ये वाला, हम इसको लिख लेते हैं, ये वाला एंगल हमारे पास सीधा सीधा कितना दिख रहा है, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा -90। जब भी एंगल मेजर करेंगे तो उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे, -90 माइनस इसके कारण कितना एंगल बन रहा है, -2 के कारण ये वाला एंगल, एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर कर रहे हैं ये वाला। ठीक है, तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये वाला कैलकुलेट कर लें, इनर वाला एंगल हम कैलकुलेट कर लें ये वाला, तो 180 में से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। करेक्ट, तो निकाल लेते हैं। ये हमारे पास टोटल लेंथ कितनी थी, 3, और ये वाली वर्टिकल लेंथ हमारे पास कितनी है, 4। तो ये हो गई हमारी 3, ये हो गई हमारी 4, और ये हमारी कितनी थी, 2। इसका मतलब ये वाली विड्थ कितनी है हमारे पास, 1, और ये वाली हमारे पास कितनी है, 4। तो जब भी हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 180 में से हमको ये वाला एंगल माइनस करना है। तो ये वाला एंगल हमारा क्या है, कितना, tan इनवर्स परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, यानी कि 4 / 1। तो ये हो जाएगा आपका 180 - tan इनवर्स 4 / 1।
करेक्ट, ये हो गया आपका। माइनस दूसरा वाला एंगल यानी कि ये वाला एंगल जो ओरिजिन पर है, ये वाला एंगल। सेम ये फॉर्मूला यहाँ पर भी करते हैं। ये वाला एंगल जब कैलकुलेट करना है तो हमको ये वाला एंगल अगर हम निकाल लें तो हम उसमें से 180 में से अगर इसको माइनस कर दें तो ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा। तो ये वाला एंगल कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये वाला ट्रायंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा इस ट्रायंगल में। तो इस ट्रायंगल में जो बेस की वैल्यू कितनी है 3 और जो वर्टिकल एंगल है वो कितना है 4। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा आपका 180 माइनस 4 डिवाइड बाय 3। तो tan इनवर्स 4 डिवाइड बाई 3, ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया आपका 0। ये तो आपका कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 104.03। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 126.93 डिग्रीज। तो इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा -320.96 डिग्रीज। अब इस फाई की वैल्यू को, ये फाई था, ये फाई की वैल्यू जो हमारे पास आई है, इस फाई की वैल्यू को जब आप यहाँ पर रख दोगे तो आपके पास फाई डी आ जाएगा एंगल ऑफ डिपार्चर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर आपके पास कितना आ जाएगा -140.96। तो ये जो -140.96 आया है ये ऊपर वाले पोल के लिए आया है, तो नीचे वाले के लिए कितना आ जाएगा आपका 140.96। सेम प्रोसीजर जब आप फॉलो करोगे तो नीचे वाले के लिए भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू, बस यहाँ पर क्या आ जाएगी पॉजिटिव। तो एंगल ऑफ डिपार्चर हमारे पास कितना निकला -140.96 डिग्री। -140.96 डिग्री का मतलब ये हुआ कि रेफरेंस लाइन से -140, ये हो गया आपका 90 के बाद 140 यानी कि करीब इधर, यानी कि जो आपका लोकस स्टार्ट होगा वो करीब इस तरीके से स्टार्ट होगा। ये यहाँ से स्टार्ट होगा 140 डिग्री पर और स्टार्ट होकर ये किसको, जो हमारा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट है इसको फॉलो करता हुआ निकल जाएगा, जो हमारा θ2 कैलकुलेट हुआ था कितना 135 डिग्री। और ठीक उसी तरीके से ये भी हमारा क्या करेगा, एंगल है ये वाला, ये कितना है आपका सेम माइनस ठीक। तो इसको मैं फिर से एक लास्ट टाइम में समराइज कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में हमारे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ था। इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए थे बेसिकली कि रूट लोकस ड्रॉ करना है। दूसरा ये था कि हमको कंडीशन फाइंड आउट करना था कि सिस्टम कब अनस्टेबल होगा, उस पर की वैल्यूज़ क्या होंगी। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास ये था कि हमको उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जहाँ पर हमारा रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कट कर रहा है। 3 क्वेश्चन थे हमारे पास। तो रूट लोकस हमको ड्रॉ करने के लिए हमको क्या करना पड़ा कि हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर डिफाइन किए क्वेश्चन को देख के, क्वेश्चन की नेसेसिटी के हिसाब से, जिसमें से हमने 5 यहाँ पर कैलकुलेट किया। इसमें से सब कुछ हमारे पास एज यूजुअल पुराना था, बस हमारे पास एक नया क्या था, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बस कैलकुलेट की है एडिशनल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें एज यूजुअल जैसे कि हमने पहले के 4 न्यूमेरिकल्स में किए वही हमने भी यहाँ पर किया। सारे पोल्स एंड जीरोस की वैल्यूज निकाली, यहाँ पर प्लॉट किया। उसके बाद हमने ये पता किया कि हमको ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है। ब्रेक अवे पॉइंट हमने कैलकुलेट किया। यहाँ पर ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करके हमने ये भी चेक कर लिया कि इमेजिनरी एक्सिस पर कहाँ पर रूट लोकस कट कर रहा है, हमने इसको ड्रॉ कर लिया। एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के हिसाब से हमने ये भी चेक कर लिया कि वहाँ पर रूट लोकस का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। और हमने यहाँ पर एंगल ऑफ डिपार्चर भी कैलकुलेट कर लिया और हमने उसको भी ड्रॉ कर लिया जिस पर्टिकुलर एंगल पर वहाँ पर आ रहा था। तो एकदम क्वेश्चन एकदम सिंपल था। आपको स्टेप बाय स्टेप बस आपको समझना है कि उसमें क्वेश्चन की नेसेसिटी क्या है। आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में हमको कैलकुलेट क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था ये, ठीक है। बस आपको ये चीज़ आपको समझनी है कि उसमें निकालना क्या क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें अगर इस क्वेश्चन में अगर इसके अलावा अगर कोई भी अगर डाउट आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।